आप सभी को प्रणाम। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा 75 साल 75 व्याख्यान की श्रृंखला में आज ये हमारा 11वां व्याख्यान है और स्रोत विद्वान के रूप में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं हिमाचल यूनिवर्सिटी शिमला से पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर आदरणीय जोगिंदर सिंह सकलानी सर। आप वहाँ के एचआरडीसी डिपार्टमेंट से भी जुड़े हुए हैं और लगातार वाटर कंजर्वेशन, ह्यूमन राइट्स को लेके आपके प्रपत्र हम लोग देश विदेश की अनेक पत्र पत्रिकाओं में देखते रहते हैं। सर, वहाँ की जो सामाजिक गतिविधियां हैं उनसे जमीनी स्तर पे जुड़े हुए हैं और लगातार उनको लेके काम करते रहते हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि उन्होंने हमारा यह निमंत्रण स्वीकार किया और मानवाधिकार मुद्दे और चुनौतियां इस विषय पर आज हमारे बीच आप अपना व्याख्यान देखने के लिए यहाँ प्रस्तुत हैं। सर, मैं अकादमी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आपको आमंत्रित करता हूं कि आप आएं। और आज हमारा मुख्य विषय है मानवाधिकार मुद्दे और चुनौतियां। उस विषय पे हम लोग आपको भरपूर सुने और आपसे बहुत कुछ सीखने का अवसर ये हमारे लिए रहेगा। आदरणीय जोगिंदर सिंह सकलानी सर। नमस्कार। मैं तहे दिल से जो इस 75 आज़ादी का जो 75 वर्ष 75 व्याख्यान जो कार्यक्रम हो रहा है, हिंदी साहित्य अकादमी के सदस्य सचिव माननीय श्री सचिन निबालकर जी, डॉक्टर मनीष मिश्रा जो केएम अग्रवाल कॉलेज कल्याण जी से हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण जो आपका प्रकल्प है उससे जोड़ने के लायक समझा। और मैं आज जो हमारे श्रोतागण हैं उनके समक्ष एक भयंकर चुनौती के रूप में जिस चीज को मैं देखता हूं उसके विषय में थोड़ा मेरा अपना निजी अनुभव है उसके बारे में, और जो भी देश विदेश राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों को लेकर जो मुद्दे और चुनौतियां उनके ऊपर एक विस्तृत चर्चा यहाँ सभी जो हमारे प्रतिभागी हैं उनके सम्मुख रखूंगा। मैं पुनः आप सभी का दिल की गहराइयों से और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से मानव संसाधन विकास केंद्र, जहाँ पे मैं सहायक निदेशक के रूप में कार्य कर रहा हूँ, और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय जहाँ पर मैं एसोसिएट प्रोफेसर राजनीतिक शास्त्र विभाग में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ, सबकी ओर से पुनः साहित्य अकादमी मुंबई का उनके सदस्य सचिव सचिन निबालकर जी और मनीष मिश्रा जी का धन्यवाद करता हूँ। आज हम देखेंगे, जब हम मानवाधिकारों के वर्तमान परिदृश्य को लेकर के बात करते हैं तो मन में कई बार ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या वास्तव में जो मानवाधिकार है वो आज के समय में कितने प्रासंगिक हैं, उनका कितना औचित्य रह गया है, और एक आम जनमानस, हम जिस समाज में रह रहे हैं, जिस प्रकार के हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं में रह रहे हैं, जिस तरह से आज संपूर्ण ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में, ग्लोबल लेवल पे जब हम देखते हैं कि किस तरह से मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। आज ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो मानव तस्करी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आज आप देखेंगे किस तरह से जो विमेन्स राइट्स को लेके बात हो रहा है, जेंडर के पर्सपेक्टिव में जो अधिकारों की बात हो रही है, चाहे वो महिला अधिकारों की बात है, चाहे वो बाल अधिकारों की बात है। आप आज देखेंगे कि किस तरह से एनवायरनमेंट को लेकर के, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के, सस्टेनेबल गोल्स को लेकर के, इन सब परिप्रेक्ष्य में जब बातचीत हो रही है। और आज आप ये भी देखेंगे कि किस तरह से जो मानवाधिकारों की कल्पना हॉब्स लॉक और रूसो ने अपने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के माध्यम से की थी, और जिसको दुनिया की विभिन्न क्रांतियों के पश्चात, चाहे वो आपका 1688 की ग्लोरियस रेवोल्यूशन होती है जिसको शानदार क्रांति कहते हैं, चाहे वो अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस है, चाहे फ्रेंच रेवोल्यूशन है, उसके बाद आपने पूरी दुनिया में देखा कि एक मानवाधिकारों को लेकर के उनका किस तरह से संचालन हो, उनका किस तरह से प्रचलन हो। लगभग प्रत्येक प्रकार के राष्ट्र, चाहे उनकी व्यवस्थाएं किसी भी प्रकार की रही हो, चाहे वो लोकतांत्रिक राष्ट्र हो, चाहे वो सत्तावादी राष्ट्र हो, चाहे वो अधिनायकवादी उनका स्वरूप रहा हो, चाहे कोई भी जो आर्मी पर्सनल है उनको रूल कर रहा हो, इन सब परिदृश्य में हमें जो देखने को मिलता है कि वो क्या मिलती है कि मानवाधिकार कहीं ना कहीं पे 18th और 19th सेंचुरी में जो एक पूरी जो धुरी है उसके बीच में आकर के रुक गए, और मानवाधिकारों को लेके एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक परिचर्चा चिंतन जो राजनीतिक विज्ञानी थे, न केवल उन्होंने प्रारंभ कर दिया बल्कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति, सामाजिक विज्ञानी और ने इस मानवाधिकार के पर्सपेक्टिव में और उनको एक गहन रूप से अध्ययन करना आवश्यक समझा जाने लगा। जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि आप देखेंगे कि आज की डेट में वर्तमान परिदृश्य में जब हम मानवाधिकारों की बात करते हैं तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत बड़ा इशू है, रिफ्यूजी क्राइसिस बहुत बड़ा इशू है। आज आप डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, अभी आप देखेंगे जिस तरह से सरिया
रसिया और यूक्रेन के बीच में आज जो एक भयंकर युद्ध की स्थिति है और लगातार 24-25वां दिन वहां युद्ध का चला हुआ है, तो आप उस युद्ध के जो पश्चात आप डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, करोड़ों लोग जो है पलायन करके गए हैं, अपनी जमीन को छोड़ के, अपने घर बार को छोड़ के, अपने परिवारों को छोड़ के। किस तरह से वहां पे मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, ये हम सबके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत बड़ा चिंतनीय विषय है। व्यक्तिगत तौर पे राजनीतिक शास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा मानवाधिकारों का उल्लंघन रहता है वो वास्तव में जो युद्ध होते हैं, वो युद्ध अपने साथ बहुत सी त्रासदियां लेकर के आते हैं। वो ना केवल व्यक्तियों का निर्धारण करते हैं, वो ना केवल सभ्यताओं की समाप्ति करते हैं, वो ना केवल जातियों को समाप्त करते हैं, लेकिन जो युद्ध के पश्चात परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है, जो व्यक्ति का व्यक्ति के साथ खड़े होने की प्रक्रिया शुरू होती है, उसके ऊपर वो कहीं ना कहीं पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होते हैं। जब हम मानवाधिकारों के जनरल पर्सपेक्टिव में बात करते हैं, जब हम इसको कहते हैं कि मानवाधिकार क्या है, यदि मैं इसके शाब्दिक अर्थ की बात करूं तो मानवाधिकार का साधारणतः अभिप्राय ये हुआ कि एक व्यक्ति को मनुष्य होने के नाते, बीइंग ए ह्यूमन, जो व्यक्ति है वो कैसा है, उसका कलर क्या है, उसकी जाति क्या है, उसका धर्म क्या है, उसकी भाषा क्या है, वो कहाँ रहता है, इन सब बिंदुओं को जब हम हटा करके देखते हैं और हम उसको एक मनुष्य के रूप में देखते हैं और उसको मनुष्य के नाते जो अधिकार मिलते हैं, तो उन चीजों को हम कहते हैं कि ये मानव अधिकार है। साधारणतया अभिप्राय ये हुआ कि एक मनुष्य को मनुष्य होने के नाते जो अपने सर्वांगीण विकास के लिए अधिकार मिलते हैं, उनको मानवाधिकार कहा जाता है। राजनीतिक शास्त्र में H.G. लॉस्की एक बहुत बड़े विद्वान हुए, उन्होंने कहा कि मानवाधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना कोई भी व्यक्ति अपना संपूर्ण विकास नहीं कर सकता है। भावार्थ क्या था उनका बोलने का, कि यदि व्यक्ति को अपना सर्वांगीण विकास करना है, चाहे उसका सामाजिक विकास की बात है, चाहे आर्थिक विकास की बात है, चाहे उसको राजनीतिक विकास है, चाहे उसका सांस्कृतिक विकास है, उस विकास को करने के लिए जो मुख्य आयाम है, जो मेन पैरामीटर है, वो मानवाधिकारों की व्यवस्था है। इसलिए हमने देखा कि पूरी दुनिया में मानवाधिकारों को लेकर अनेकों प्रकार के आंदोलन चले और उन आंदोलनों के पश्चात जहां जहां की सरकारें थी, उन्होंने अपने नागरिकों के लिए एक या दूसरे रूप में किसी ना किसी प्रकार से मानवाधिकारों की व्यवस्था की। और जब लोकतांत्रिक जो लिबरल डेमोक्रेसीज का कंसेप्ट आया 19th और 20th सेंचुरी में, 19वीं 20वीं 21वीं सदी में, तो हमने देखा कि पूरी दुनिया में आज अधिकारों को लेकर के एक ऐसा आंदोलन चला कि प्रत्येक प्रकार की सरकार को ना चाहते हुए अपने नागरिकों को बहुत से अधिकार देने पड़े हैं। सो मानवाधिकार वो है, दे कैन फुल एडवांटेज, अपॉर्चुनिटी देते हैं, एक अवसर देते हैं, किस चीज के लिए, व्यक्ति की जीवन के लिए, उसकी स्वतंत्रता के लिए, उसकी समानता के लिए, और जो मानव है उसकी सुरक्षा के लिए। लेकिन आज हम देखेंगे पूरी, ना केवल भारत के परिप्रेक्ष्य में बल्कि पूरी दुनिया में हम एक चीज जो नोट करते हैं और देखते हैं वो क्या है, कि व्यक्ति के जो राजनीतिक अधिकार हैं, जो उसके सामाजिक अधिकार हैं, जो आर्थिक अधिकार हैं, यदि उनका उल्लंघन हो रहा है तो कहीं ना कहीं पे समाज में अराजकता के लिए, समाज में उपद्रव के लिए, समाज में असहिष्णुता के लिए, समाज में इंटॉलरेंस के लिए, और समाज में अनेक प्रकार के क्राइसिस इसकी वजह से उत्पन्न हो रहे हैं। इसलिए ये प्रत्येक सरकार का दायित्व है, ये प्रत्येक प्रकार की व्यवस्था का दायित्व बनता है कि वो इस प्रकार की संभावनाओं को कम करते हुए अपने नागरिकों को किसी ना किसी प्रकार से अधिकार दे, उनकी बात को सुने, उनकी जो राजनीतिक सहभागिता है उसको सुनिश्चित करें, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कहीं ना कहीं पे जो नागरिक हैं वो होने चाहिए। सो आज आप देखेंगे पूरी दुनिया में जो ह्यूमन राइट वायलेशन है, जो उनका उल्लंघन हो रहा है, वो पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं पे एक इनसिक्योरिटी का और एक इंस्टेबिलिटी का सबसे बड़ा कारण है। और ये चीजें क्यों उत्पन्न हो रही है, एक राजनीतिक चिंतक होने के नाते और एक प्रबुद्ध नागरिक होने के नाते, और डेफिनेटली इस चीज को बहुत से जो कंसर्न व्यक्ति हैं, जो विद्वान व्यक्ति हैं, विद्वंजन है, वो भी सुन रहे होंगे, तो जो सबसे बड़ा फैक्टर कहीं ना कहीं पे रहता है वो क्या है, वो इनसिक्योरिटी की मैंने बात की, जो असुरक्षा है, और इंस्टेबिलिटी जो अस्थायित्व है, वो कहीं ना कहीं पे मुख्य कारण रहते हैं। सो ये चीजें क्यों होती है, जब कोई भी सरकार, कोई भी प्रशासन, कोई भी शासन, कोई भी व्यवस्था अपने नागरिकों को एक सुशासन के मामले में एक अच्छी सरकार देने में फेल हो जाती है, लॉ एंड ऑर्डर जो है उसकी सही पालना नहीं होती है, लोगों को न्याय नहीं मिलता है, और जब ये सारी चीजें होती है तो ये कहीं ना कहीं पे मिलकर के समाज में जो कन्फ्लिक्ट है, जो विरोधाभास है, जो संघर्ष है, उस स्थिति को उत्पन्न करते हैं। एज वेल एज इसके साथ साथ वो क्या करते हैं, जो आर्थिक, सामाजिक और जो राजनीतिक टर्मोइल है, जो अराजकता उत्पन्न होती है, वो पूरी दुनिया में इन कारणों से कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में देखी गई है। सो
प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि जब आप व्यक्ति को उसके मूलभूत अधिकारों से वंचित करेंगे, जब आप उसकी बात को नहीं सुनेंगे, जब आप उसको निर्णय निर्माण प्रक्रिया में सहभागी और सहयोगी नहीं बनाएंगे, जब व्यवस्था का वो अंग नहीं होगा, तो उसको कहीं ना कहीं पे ये लगता है कि मुझे जो मेरा ड्यू है, which should be I am entitled, जो मुझे मिलना चाहिए, उससे कहीं ना कहीं मुझे वंचित किया जा रहा है। इसलिए फिर वो कहीं ना कहीं पे विद्रोह का, आंदोलन का, अराजकता का, अव्यवस्था उत्पन्न करने का कहीं ना कहीं पे वो एक इस दिशा की ओर चला जाता है, और वो कहीं ना कहीं पे मानवाधिकारों का एक भयंकर रूप से, जिसको आप कह सकते हैं, उल्लंघन होता है। सो ये जो ह्यूमन राइट्स हैं वो क्या है? वो मानव की जो बेसिक नीड्स हैं। बेसिक नीड्स क्या है? किसी भी व्यक्ति की जो बेसिक नीड है, राइट टू हाउस हो गया, उसका राइट टू फूड हो गया, राइट टू लाइफ हो गया, कि हम एक अच्छा जीवन जिए, सतत विकास हो, सभी प्रकार की सर्वे भवंतु सुखी ना हो, उस कंसेप्ट के ऊपर जब हम काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं पे हम समाज में जो मानवाधिकारों के परिप्रेक्ष्य में जो असंतोष उत्पन्न होता है, उस असंतोष को हम कहीं ना कहीं पे एकत्र करने की या कम करने की हम कहीं ना कहीं पे कोशिश करते हैं। सो ह्यूमन राइट्स और प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर एक्शन, एक एक्शन के लिए फ्रेमवर्क करते हैं, वेयर पीपल, जहां पे पीपल एम्पावर टू चेंज देयर लाइव्स एंड द सोसाइटी, जहां पे लोग अपने जीवन को और समाज को परिवर्तित करने की व्यवस्था रखते हैं या उसका मादा रखते हैं। यदि हम ह्यूमन राइट्स के पर्सपेक्टिव में बात करें, तो आपने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का सुना होगा। हम लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखा, और हमने उससे भी ज्यादा भयानक स्थिति में सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पश्चात जो यूरोसेंट्रिक सिस्टम था, जो यूरोपीय प्राधान्य व्यवस्था थी, उसने दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न उत्पन्न कर दिया कि यदि इसी तरह से मानव जाति के बीच में युद्ध निरंतर और अनवरत रूप से चले रहेंगे, तो कहीं ना कहीं पे समाज में ग्रहण लग जाएगा, व्यवस्था रुक जाएगी, सभ्यता समाप्त हो जाएगी, जिंदगियों के ऊपर अनेक प्रकार के प्रश्न उत्पन्न हो जाएंगे। इसलिए उस वक्त आपने 1919 में देखा होगा कि लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई कि किस तरह से अंतरराष्ट्रीय शांति को बनाया जाए, क्योंकि युद्ध को रोका जा सकता है, टाला जा सकता है, और युद्ध कितना विध्वंसक हो सकता है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ तब दुनिया के समक्ष नहीं था। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, और जो जापान के जो दो शहर हैं जहां पे परमाणु बम हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर गिराए जाते हैं, तो वो क्या त्रासदी हो सकती है। उस चिंतन ने पूरी दुनिया को मजबूर कर दिया कि शांति के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से प्रयास हो, किस तरह से मानवाधिकार जो है उनके लिए हम चिंतन करें। सो आपने देखा होगा, यदि हम हिस्ट्री की बात करते हैं, तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स होता है, और जो आपका इंग्लैंड है वो 1215 में सबसे पहले मैग्ना कार्टा एक आता है, जो ब्रिटिशर जो सरकार थी, ब्रिटेन की जो सरकार थी, वो अपने नागरिकों को एक प्रपत्र देती है किस तरह का, बिल ऑफ राइट्स इसके बाद आपका आता है। और जो बिल ऑफ राइट्स है वो भी इसी तरह की बात करता है कि किस तरह से लोगों को उनके अधिकार दिए जाए। और धीरे धीरे 19th सेंचुरी में बहुत सी चीजें होती है। 1807 और 1883 के बीच में जो स्लेवरी को लेके एक्ट था, क्योंकि स्लेवरी को जस्टिफाइड किया गया था, उसके खिलाफ भी बहुत बड़ा एक आंदोलन चलता है, और स्लेवरी भी वहां पे कहीं ना कहीं पे खत्म होती है। इसलिए यदि हम संवैधानिक आधारों की हम बात करें, तो जो 12 आर्टिकल 1525 का था, वो एक बहुत बड़ा इशू था। अमेरिकन बार ऑफ इंडिपेंडेंस 1776 में वो जो हुआ था, वो भी एक बहुत बड़ा लैंडमार्क, एक जिसको आप कह सकते हैं कि मानवाधिकारों के विकास की श्रृंखला में एक बहुत बड़ा योगदान था। उसके बाद 1789 में आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है, वो भी एक बहुत बड़ा था। और जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, उस वर्ल्ड वॉर के पश्चात जब आपका यूनाइटेड नेशन जो है, वो यूएनओ की जब स्थापना होती है और जो अडॉप्शन करता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन 10 दिसंबर 1948 को, तो तब वो कहता है कि पूरी दुनिया में चाहे वो व्यक्ति जो है वो समान है, नागरिक जो है समान है, और राष्ट्र जो है समान है। इसलिए एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना करना जहां पे सभी को मौलिक अधिकारों की व्यवस्था हो, कि प्रत्येक व्यक्ति अपने डिग्निटी के साथ जिए, ये प्रत्येक व्यक्ति का परम धर्म है। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल रेड क्रॉस की बात जब आप करते हैं 1864 में, वो भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट था। और 1919 में मैंने जैसे कहा कि लीग ऑफ नेशन, और 1945 में जो याल्टा कॉन्फ्रेंस थी उसमें यूएनओ की जो स्थापना हुई, ये सारी चीजें जो दो विध्वंसक युद्ध मानव जाति ने देखे, और उन विध्वंसक युद्धों के कारण समाज में जो मानव सभ्यता के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उत्पन्न हो गया, उस परिदृश्य में, उस कंटेक्स्ट में ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पे आती है। और ऐतिहासिक आधार पे हम बात करते हैं, तो जो लॉक था उसने नेचुरल राइट्स, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत दिया था कि जब राज्य की उत्पत्ति नहीं हुई थी तो व्यक्ति प्रकृति में रहता था, और प्रकृति में उसको अनेक प्रकार के अधिकार थे, जो राइट टू लाइफ है, राइट टू लिबर्टी है, और राइट टू जो फ्रीडम है, वो उसका कहीं ना कहीं पे मौलिक अधिकार था। और आप ये भी एक चीज इसमें देखते हैं कि किस तरह से बहुत से दुनिया में जो बहुत सी क्रांतियां हैं वो मानव अधिकारों के नाम पे लड़ी गई है, और आज भी दुनिया के बहुत से भागों में मानव अधिकारों को लेकर एक बहुत बड़ा संघर्ष पूरी
दुनिया में कहीं ना कहीं पे चला हुआ है। यदि ह्यूमन राइट्स के आप देखेंगे एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, पूरे पूरे ब्रह्मांड की जब हम बात करते हैं, और पूरे जितने भी प्रकार के धर्म है, चाहे वो आपका हिंदुज्म है, चाहे बुद्धिज्म है, चाहे क्रिश्चियनिटी है, चाहे इस्लाम है, चाहे वो आपकी चाइनीज फिलॉसफी है, सब में मानव अधिकारों को लेके एक विस्तृत वर्णन किया गया है। हमारे जो स्क्रिप्चर है, रामायण में बहुत बड़ी बात हुई है। आपने देखा होगा कि जो प्राचीन युद्ध होता था, धर्म की भी नीति होती थी, युद्ध की नीति होती थी कि सूर्यास्त हो गया उसके पश्चात कोई युद्ध नहीं होगा, युद्ध के पश्चात जो सभी जो सैनिक घायल होते हैं उनके लिए एक समान व्यवहार किया जाएगा। ये हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में, हमारा जो सनातन धर्म है उसमें कहीं ना कहीं इस प्रकार की बातें कही गई है। सो ये जो मानवाधिकारों का जो परिप्रेक्ष्य है वो यहाँ पर, यदि हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करें या हम वैश्विक स्तर की बात करें, तो जब मनुष्य का धरती पर अवतरण हुआ, जब ये राज्य बना, उसके पश्चात जब ईश्वर कहते हैं कि स्टेट इज ए मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, कि पृथ्वी राज्य जो धरती पर, पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। तो जब राज्य की उत्पत्ति होगी, राज्य की उत्पत्ति के साथ साथ ही ह्यूमन राइट्स को लेकर के भी बहुत सी चीजें प्रारंभ हो गई। और फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ हिस्ट्री यदि हम देखते हैं, सभ्यता के विकास से लेकर मानव अधिकारों को लेकर के अनेक प्रकार की युद्ध हुए हैं, अनेक प्रकार के संघर्ष चले हुए हैं। सो जो मानव अधिकार है वो डिनोट करते हैं जो इनहेरेंट है कहाँ पे, अपनी प्रकृति में, और जिनके बिना कोई भी व्यक्ति अपना जीवन यापन सही तरीके से नहीं कर सकता है। द राइट्स आर इंडिस्पेंसिबल। ये इंडिस्पेंसिबल है किसके लिए? ह्यूमन डिग्निटी के लिए, विच दे कैन एंजॉय फ्रॉम बर्थ टू डेथ। जो जीवन से लेकर मृत्यु तक जिनका हम अनुसरण करते हैं, जिनको हम पालन करते हैं। आपने, जैसे मैंने पहले भी कहा कि किस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने और सेकंड वर्ल्ड वॉर ने दुनिया के सामने युद्ध का एक अलग प्रकार का नजरिया उत्पन्न किया। और अभी आप रशिया और यूक्रेन का युद्ध देख लीजिए, तालिबान का उदाहरण आपके सामने, यमन, नाइजीरिया, सूडान, ये सारी यहाँ पे किस तरह से मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। श्रीलंका का उदाहरण आपके सामने है। भारत की स्वतंत्रता का जो आंदोलन है वो भी कहीं ना कहीं पे आपके सामने है। लेकिन जो नाजी एट्रोसिटी, खासकर इटली और जर्मनी के द्वारा जो एट्रोसिटी फैलाई गई सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उसने दुनिया के ऊपर एक बहुत, दुनिया के जो राजनीतिक विज्ञानी थे उनके समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती पेश की। यदि इसी तरह से मानव सभ्यता युद्धों में लीन रही और युद्ध एवं विस्तारवाद और साम्राज्यवादी नीतियां आगे जारी रही, तो मानव सभ्यता खतरे में पड़ जाएगी। क्योंकि शांति आवश्यक है। शांति इसलिए आवश्यक है कि हम अपना विकास कर सकें, प्रत्येक व्यक्ति अच्छे से रह सके। सो जो नाजी एट्रोसिटी थी वो कहीं ना कहीं पे एक बहुत बड़ा कारण था जिसने पूरी दुनिया में, क्योंकि आप देखेंगे 1940, 50 और 60 के डिकेड में आपका एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, इन कंट्रीज में बहुत से जो राष्ट्र थे वो नवोदित जब उदय हुआ, उनका जो स्वतंत्र हुए, तो उन्होंने अपने नागरिकों को किसी ना किसी प्रकार से मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की। और आप देखेंगे जो सिविल, पॉलिटिकल और सोशियो इकोनॉमिक राइट्स हैं वो व्यक्ति के स्टेटस के ऊपर निर्भर करते हैं, लेकिन जो ह्यूमन राइट्स हैं वो व्यक्ति मानव है इस नाते वो उसको मिलते हैं। यहाँ पे हमें एक जो आवश्यकता है समझने की हुए है कि जो मानव अधिकार है वो एक व्यापक परिदृश्य में हम बात कर रहे हैं, जबकि जो मौलिक अधिकार है वो किसी भी व्यक्ति को, कि वो किसी देश विशेष का नागरिक है उस नाते जो उसको मिलते हैं। सो यदि ह्यूमन राइट्स के हम स्कोप की बात करें, उसके हम क्षेत्र की बात करते हैं, उसके हम उसमें क्या क्या चीजें निहित होती है, यदि हम उसकी बात करते हैं तो इसका परिदृश्य जो है बहुत व्यापक है। ह्यूमन राइट्स में वो सारी चीजें संलग्न हो जाती हैं जो मानवाधिकारों से छूट गई हैं। मैंने पहले भी कहा कि ये ऐसे अधिकार हैं जो मानव को मानव होने के नाते मिलते हैं। मैं आपके सामने एक उदाहरण रखूंगा कि मान लो कोई पाकिस्तान का यहाँ पे सिटीजन आ जाता है, कोई अमेरिका का आ जाता है, रशिया से यहाँ पे आ रहे हैं और उनको कोई मेडिकल एलिमेंट्स की जरूरत है, तो हम इसलिए मना नहीं कर सकते हैं कि वो चाइना का है, रशिया का है, पाकिस्तान का, क्योंकि ये चीजें कहीं ना कहीं पे उसके अपने अधिकार के साथ जुड़ी हुई है। तो ये सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं, एक किस्म से कि प्रोविजन है फॉर द एक्सपेंशन ऑफ सिविल, पॉलिटिकल एंड सोशल इकोनॉमिक राइट्स ऑफ ऑल रिस्पेक्टिव ऑफ एनी नेशनलिटी। कोई भेदभाव नहीं होगा, ना राष्ट्रीयता का भेदभाव होगा, ना जाति का भेदभाव होगा, ना धर्म का भेदभाव होगा। ये सभी नागरिकों को किसी ना किसी रूप में, क्योंकि वो ह्यूमन है उस नाते उनको प्राप्त है। सो ह्यूमन राइट आज की डेट में आप देखेंगे एक बड़ा भारी गतिशील विषय है, एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है, एक ब्रॉड टर्म में हम इसको यूज करते हैं, और ये अपने आप में प्राकृतिक अधिकारों को और जो फंडामेंटल राइट्स, जो मौलिक अधिकार हैं, जो प्रत्येक नागरिक अपने संवैधानिक तरीके से नागरिकों को अधिकार देता है क्योंकि वो उसके सिटीजन होते हैं, उसके नाते नागरिक होने के नाते उनको मिलते हैं, इन सब चीजों को कहीं ना कहीं पे अपने आप में समाहित किए हुए है। ये जो सारे राइट्स हैं, चाहे इंडिविजुअल है, ये सस्टेनेबल एंड रिस्पेक्टेबल लाइफ आर नोन एज ह्यूमन राइट्स। यदि आपने अपना सतत विकास करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है, रिस्पेक्टेबल लाइफ करनी है, रिस्पेक्टेबल लाइफ जीनी है, तो उसके लिए मानव अधिकारों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। ये राइट्स जो है यूनिवर्सल इन नेचर है,
ये सार्वभौमिक है। मैंने कहा कि कोई बाहर का व्यक्ति यहाँ आएगा या हम बाहर जाएंगे तो हमारे साथ मानव होने के नाते जो हमारे को बेसिक चीजें मिलेगी वो मिलेंगी। कोई हमें ये तो नहीं कह सकता कि हम आपका पानी बंद कर देंगे, आपकी हम हवा बंद कर देंगे। सो दे आर इनहेरेंट, वो इनहेरेंट है टू एन इंडिविजुअल फॉर दिस पर्पज, कि वो अपना विकास कर सके उस चीज के लिए है। यदि हम अधिकारों के एक अन्य इसके क्लासिफिकेशंस की बात करें तो आज आप देखेंगे कि सिविल राइट्स एक बहुत बड़ा इशू है, और सिविल राइट्स वो राइट हैं विच परटेन्स टू राइट्स बिलोंगिंग टू पर्सन बाय रीजन ऑफ सिटीजनशिप, जो एक आदमी को किसी समाज विशेष का मतलब ये नहीं हो गया कि कोई एक समाज से दो समाज से, कि मान लो भारत के ये जो सिविल राइट्स हैं भारत के उस नागरिक को मिलेंगे जो भारत का नागरिक होगा। यदि अमेरिका का राष्ट्रपति कहेगा कि मैंने भारत में आकर के प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ना है, प्राइम मिनिस्टर का चुनाव लड़ना है, वो अधिकार उसको नहीं होंगे, क्योंकि सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स जो हैं वो एक व्यक्ति विशेष को किसी भी राज्य का नागरिक होने के नाते मिलते हैं। और उसके लिए आपका आप देखेंगे कि चाहे राइट टू फ्रीडम है, चाहे वो राइट टू इक्वालिटी है, चाहे वो लॉ कानून के समक्ष समानता की बात है, चाहे वो पब्लिक ट्रायल की बात है, चाहे वो शादी की राइट टू मैरी की बात है, राइट टू लीव की बात है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पे आपका जो सिविल राइट है उस पर इंक्लूड होती हैं। दूसरी जो श्रेणी है दैट इज पॉलिटिकल राइट्स, राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो व्यक्ति को किसी समाज विशेष का, किसी राज्य विशेष का नागरिक होने के नाते प्राप्त होते हैं। और इस तरह के राइट्स में हम देखेंगे कि आप चुनाव लड़ सकते हैं, आप रैलियां कर सकते हैं, आप अपनी बात को रख सकते हैं, आप अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आज की डेट में एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू हो चुका है कि क्या बोलें, कैसे बोलें और कहां तक बोलें, ये बहुत बड़ा इशू है। इंटॉलरेंस आज की डेट में एक बहुत बड़ा इशू आ चुका है। आज आप देखेंगे किस तरह से शैक्षणिक स्थानों में जिस तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे, आजादी के नाम पे जिस तरह से भारत विरोधी गतिविधियां चली हुई हैं, जिस तरह से भारत को अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है, उसको फ्रेगमेंटेशन की कोशिश की जा रही है, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और एक बहुत बड़ा चिंतनीय विषय है कि आपको किस हद तक आजादी मिलेगी, आप किस हद तक बोल सकते हैं। ये पहला मुल्क देखा मैंने जहां पे प्रत्येक व्यक्ति अपनी बात रखने की बजाय दूसरे को क्या करना चाहिए उसके बारे में चिंता करता है। आज हम एक ऐसे समाज में, एक ऐसे वैमनस्य के वातावरण में रह रहे हैं जहां पे कोई व्यक्ति किसी को देखने के लिए राजी नहीं। हिंदुस्तान का, भारत का जो विभाजन 1947 में धर्म के आधार पे हुआ, उसमें कितने ज्यादा लोगों का और कितने मानव अधिकारों का वायलेशन हुआ वो आपके समक्ष है। उसके पश्चात आप निरंतर देखेंगे किस तरह से यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम के बीच में दंगों की बात हो। अभी रिसेंटली आप देखेंगे फार्मर प्रोटेस्ट आपके सामने रहा, कोआ का मूवमेंट आपके सामने है, जेएनयू की घटनाएं आपके सामने है, जामिया मिलिया इस्लामिया में किस तरह से छात्र जो है वहां के एक्टिविटीज कर रही हैं वो आपके सामने है, कश्मीर में क्या हो रहा है वो आपके सामने है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में क्या हो रहा है वो सब चीजें आपके सामने है। तो ये कहीं ना कहीं पे जो पॉलिटिकल राइट्स है और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की जो मैं पिन पॉइंटेड बात कर रहा हूँ, इस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ने कहीं ना कहीं पे जो ह्यूमन राइट्स है उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क कहीं ना कहीं पे किया है। यदि मैं इसकी एक अदर कैटेगरी की बात करूं तो इकोनॉमिक राइट, आर्थिक अधिकार। आज की डेट में जो आर्थिक अधिकार है वो भी एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि जब व्यक्ति की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है तो फिर कहीं ना कहीं पे गलत रास्तों को अपनाने की कोशिश करता है। आज आप देखेंगे राइट टू फूड को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन चला हुआ है। असेस टू रिसोर्सेज, आपके पास बहुत से संसाधन है लेकिन उनको असेस कैसे करना है, उनको किस तरह से आपने लोगों की जो मूलभूत आवश्यकता है उनके साथ जोड़ना है, वो बहुत बड़ा इशू है। राइट टू वर्क आज की डेट में बहुत बड़ा इशू। आप देखेंगे मनरेगा जैसी स्कीमें चली है कि हर आदमी को राइट टू वर्क मिले। प्रत्येक प्रकार की सरकार ये कोशिश कर रही है कि उसके नागरिकों को किसी ना किसी रूप में, चाहे वो स्वरोजगार के माध्यम से हो, चाहे वो सरकारी रोजगार के माध्यम से हो, चाहे वो सेल्फ कोई रोजगार हो, उनको प्रेरित करना ताकि वो अपनी मूलभूत जो उसकी आवश्यकता है, चाहे उनके परिवार का पालन है, चाहे अपना पालन है। आज आप देखेंगे सरकार अनेक प्रकार की स्कीमें मानवाधिकारों के संदर्भ में ला रही है। राइट टू फूड की बात मैंने की, आज हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, आज शिक्षा के अधिकार का स्कोप जो है बहुत बड़ा कर दिया है, आज एनवायरनमेंट की सस्टेनेबिलिटी को लेकर के बहुत बड़ी बात हो रही है, आज जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको लेकर एक बहुत बड़ा इशू है कि प्रत्येक व्यक्ति मिनिमम एक ऐसी कंडीशन में रहे जहां पे वो अपना विकास कर सके। इन ह्यूमन कंडीशंस में किसी भी व्यक्ति को रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। एक अन्य श्रेणी की मैं बात करूं, आज सोशल राइट्स का एक बहुत बड़ा इशू है। सोशल राइट्स वो होते हैं, आज आप देखेंगे किस तरह से सोशल हार्मोनी जो है, जो सामाजिक सद्भाव है, जो हमारा प्रेम था, जो भाईचारा था, वो कहां चला गया आज? वो बहुत बड़ा प्रश्न है, वो चिंतनीय विषय है। समाज में आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इसके नाम पे विभाजन है।
क्षेत्र के नाम पे विभाजन है, भाषा के नाम पे विभाजन है, कोई व्यक्ति किसी को नहीं देखना चाहता है। ये किस प्रकार के समाज में हम रह रहे हैं। जो सोशल राइट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं पे एक बहुत बड़ा है। इस तरह से व्यक्ति, समूह, कम्युनिटीज एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। एक कल्चरल राइट्स की बात आती है, जो सांस्कृतिक अधिकार है। आप देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है कि अपनी संस्कृति का उसका प्रसार कर सकता है, उस कंटेक्स्ट में बात कर सकता है। साइंटिफिक टेम्पर्स की बात हो रही है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं। हम तो कहते हैं कि भारत विविधताओं का देश है, यहाँ पर अनेक प्रकार की विविधताएं। हर 10 किलोमीटर के बाद आपका डायलेक्ट चेंज होता है, भाषा की विविधता है, प्रांत की विविधता है, सोच की विविधता है। एक एरिया कहीं पे प्लेन है, कहीं पे आपका हिल्स है, प्रत्येक प्रकार की विविधता है। और उन कल्चरल राइट्स में आज आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं पे, जिसको मैं आज एक बहुत बड़ी चुनौती भी समझता हूं, कि आप देखेंगे कि किस तरह से जो धार्मिक आधार पे, रिलीजन के नाम पे, कम्युनलिज्म के नाम पे आज समाज में, और कल्चरल एक्सपेंशन के नाम पे, ये एक बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है। कोई कहता है कि मेरी जाति सुप्रीम है, कोई कह रहा है कि मेरा विचार सुप्रीम है। जो दूसरे को ना सुनने की प्रवृत्ति का विकास आज मनुष्यों में हो रहा है, वो कहीं ना कहीं पे समाज के लिए एक बहुत ही घातक व्यवस्था है। अब इसके बाद भी आप देखेंगे कि आज की डेट में जो यदि हम भारत में मानवाधिकारों के इतिहास की बात करें, तो हमारी संस्कृति वसुदेव कुटुंबकम वाली संस्कृति रही है। अब वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सल ब्रदरहुड। हमने कहा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः, कि सबका कल्याण हो। हम एक ऐसे राष्ट्र में रहते हैं, जहां पर भारत ने आज तक किसी के ऊपर अटैक नहीं किया। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे अनेक प्रकार के आक्रांता है, यहाँ पे मुस्लिम आए, यहाँ पे मुगल आए, यहाँ पे आपके ब्रिटिशर्स आए, लेकिन भारत ने आज तक किसी दूसरे की सरजमी के ऊपर अटैक करने की कोशिश नहीं की। और हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति रही। हमने हमेशा दूसरे की भलाई में, समाज की भलाई में, हम तो एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पे मनुष्य तो मनुष्य, हम तो जीव जंतु, पेड़ पौधे सबकी बात करते हैं। एंड वी आर बिलीविंग इन द फिलॉसफी ऑफ वेलफेयर ऑफ ऑल। हम सबके कल्याण की बात करते हैं। आप एंशिएंट इंडिया में देखेंगे, जो बहमनी और विजयनगर राज्य के बीच में जो सबसे पहली बात हुई कि हम एक, देयर आर मेनी रेफरेंसेस, वेदास में बहुत सी चीजें आती है। आपने देखा होगा कि लिबर्टी ऑफ बॉडी, तन की लिबर्टी की बात करते हैं, डेवलपिंग हाउस संस्कृति की हम बात करते हैं, एंड लाइफ, जीवासा, इसकी हम बात करते हैं। सो आपने कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, मनु की मनुस्मृति में इन सब चीजों के बारे में सुना होगा। और प्राचीन समय में भी लोगों को अनेक प्रकार के अधिकार थे। यदि हम मध्यकालीन भारत में मानव अधिकारों की बात करते हैं, तो जो प्री मुगल पीरियड था, उसमें पहले जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक अधिकार थे, वो बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करते थे। लेकिन इनके जो विदेशी आक्रांता है, उन्होंने हमारे धर्म के ऊपर, हमारी संस्कृति के ऊपर, हमारी सभ्यता के ऊपर और हमारे अधिकारों को जिस तरह से छिन्न भिन्न करने की कोशिश की, मुझे लगता है कि जो मध्यकालीन इतिहास रहा भारत का, वो सबसे बड़ा एक कुठाराघात रहा मानव अधिकारों के नाते, सभ्यता की समाप्ति के लिए, संस्कृति की समाप्ति के लिए। और जिस तरह से जो मुगल आक्रांता है, उन्होंने भारत के धर्म को, हमारे रीति रिवाजों को, हमारी संस्कृति को, हमारी धरोहरों को समाप्त करने का जो प्रयास किया, वो एक बहुत ही निंदनीय विषय उस वक्त का रहा होगा। और कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि इस पूरे मध्यकालीन भारत में, खासकर जो मुगल एम्पायर रहा, उसमें मानव अधिकारों के ऊपर एक बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ और मनुष्य अपने अधिकारों का सही रूप में प्रयोग नहीं कर पाया। यदि हम मॉडर्न पर्सपेक्टिव में अधिकारों की बात करते हैं, जो मॉडर्न वर्जन होता है, वो आधुनिक कल्याणकारी राज्य के स्वरूप से शुरू होता है। सौभाग्य से भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और उदारवादी लोकतंत्र होने के नाते, लिबरल डेमोक्रेसी होने के नाते, भारत में नागरिकों को अनेक प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। हमारे संविधान में लोगों को मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। उसके पश्चात भी संविधान की अनेक धाराओं के माध्यम से, अनेक प्रावधानों के माध्यम से व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित किया गया है। भारत एक ऐसा राज्य है जो कल्याणकारी स्वरूप का है। और आज आप देखेंगे सरकारों के द्वारा, चाहे राज्य सरकारें हैं चाहे केंद्र सरकारें हैं, अपने नागरिकों को अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। आप देखेंगे इतनी ज्यादा स्कीम्स गवर्नमेंट की चली है। आज जो मानव अधिकारों की व्यवस्था है, वो सिर्फ उसकी डिग्निटी से नहीं जुड़ी है। वो केवल उसका राइट टू फूड नहीं है, राइट टू हाउस नहीं है, राइट टू लिव नहीं है। आज राइट टू एजुकेशन की बात हो रही है, राइट टू लाइफ की बात हो रही है। और लाइफ में भी क्या है, सरकार आपको हॉस्पिटल की फैसिलिटी दे रही है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी दे रही है, पढ़ाई की फैसिलिटी दे रही है, मेडिकल की फैसिलिटीज दे रही है। प्रत्येक प्रकार की सुविधा सरकार इसलिए दे रही है ताकि व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास कर सके। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोकतांत्रिक समाज में, लिबरल डेमोक्रेसीज में, कल्याणकारी राज्यों में कहीं ना कहीं पे हम रहते हैं। आपने देखा होगा ब्रिटेन के जब ब्रिटिश पीरियड था, तो भी अनेक प्रकार की हमारे यहाँ पे कुरीतियां थी। बाल विवाह यहाँ पे था,
बहु विवाह की यहाँ पे प्रथा थी, सती प्रथा एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था। तो अनेक प्रकार के धार्मिक और जो पुनर्जागरण आंदोलन चले, जो भारत के ऋषि मनीषी हुए, दयानंद सरस्वती जी थे, विवेकानंद थे, अनेक प्रकार के संगठनों और संघों की स्थापना की गई जिन्होंने मानव कल्याण के साथ साथ भारत के कल्याण की भी कहीं ना कहीं पे बात की। और यदि हम स्वतंत्र भारत की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि स्वतंत्र भारत में नागरिकों को संविधान के द्वारा अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक विभिन्न प्रकार के मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। संविधान कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति कानून के समक्ष समान है, उसको अवसर की समानता है, उसके साथ किसी भी प्रकार का जाति धर्म भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, उपाधियों की समाप्ति की व्यवस्था की गई है, सबको एक समान अवसरों की व्यवस्था की गई है, लोगों को अनेक प्रकार के स्वतंत्रताएं दी गई है। आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन होता है, उसी में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की जो मैं चर्चा कर रहा था वो भी वहीं पे आती है। निवारक नजरबंदी की यहाँ पे व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 23-24 जो है वो अलग प्रकार से व्यवस्थाएं करता है कि किसी का शोषण नहीं होगा, बेगार नहीं किया जाएगा। 25 से लेकर 28 तक जो है संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है कि आप अपने धर्म संस्कृति की बात कर सकते हैं। लेकिन आज धर्म के नाम पे जो समाज में हो रहा है वो एक बहुत बड़ा चिंतनीय है। 29-30 कल्चर और एजुकेशन राइट्स की बात करता है। अनुच्छेद 32 में विभिन्न प्रकार के प्रावधान किए गए हैं कि कोई भी केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, व्यक्ति, समूह यदि इन अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उनके खिलाफ आप कहां पे जा सकते हैं। सो स्वतंत्रता के पश्चात भारत में एक ऐसा वातावरण तैयार करने की कोशिश की गई जहां पर प्रत्येक व्यक्ति को अनेक प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकारों की और शैक्षिक अधिकारों की व्यवस्था की गई। और आज आप देखेंगे प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए लगा हुआ है, वो फुल लाइफ जी रहा है। और एक्सप्लॉयटेशन भी आपने देखा बहुत ज्यादा आज की डेट में। आप देखेंगे खासकर 1950 और 60 के डिकेड में जो जागीरदारी, जमींदारी प्रथा वगैरह हावी थी, उसने किस तरह से टेनेंट्स का वो किया, वो भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था। तो भारत के संविधान में जो भारत की संविधान की जो उद्देशिका है, निर्देशिका जिसको आप प्रिएम्बल कहते हैं, उसमें जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें व्यवस्था की गई है। और जो डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है, उस पर भी उसके भी बहुत से अनुच्छेदों के माध्यम से व्यक्तियों के लिए मानव अधिकारों की व्यवस्था की गई है। हमारा जो संविधान है उसकी जो प्रिएम्बल है, भारत की जो प्रिएम्बल है, देखिए कितना जबरदस्त चीज है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमन डिक्लेयर्ड इंडिया टू बी, कैसा डिक्लेयर करते हैं, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, एक संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उसको करते हैं। एंड एंश्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, और इसके सभी नागरिकों को क्या एंश्योर करते हैं, जस्टिस, किस प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, लिबर्टी ऑफ थॉट, किस प्रकार की स्वतंत्रता, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, कि आप जिस मर्जी की पूजा कर सकते हैं, जिस मर्जी की आप वर्शिप कर सकते हैं। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता, भले ही एक पोस्ट हो लेकिन सबके लिए समान होंगे, किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। एंड टू प्रमोट अमंग देम, और उन सब में क्या प्रमोट करना, फ्रेटर्निटी एंड एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, भ्रातृत्व की भावना करना, और प्रत्येक व्यक्ति एक आत्म सम्मान के साथ जी सके, एक ऐसी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी नेशंस की कायम रहे, एक ऐसी व्यवस्था करना। तो आप देखेंगे भारत के संविधान की प्रस्तावना में भी ये बहुत बड़ी व्यवस्था की गई। उसके बाद संविधान जब बनता है तो हमारे संविधान में अनेक प्रकार के मौलिक अधिकार होते हैं, और इन मौलिक अधिकारों के द्वारा व्यक्ति को एक ऐसा वातावरण दिया जाता है ताकि वो अपना सर्वांगीण विकास कर सके, और उनकी एम्बियंस, उनका जो आप स्कोप आज की डेट में देखेंगे तो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। मैंने जैसे पहले भी कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक हमारे को समानता के अधिकार की बात की गई है, राइट टू इक्वलिटी। 19 से लेकर 22 तक राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है। और आर्टिकल 23-24 बोलता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, कि किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं होगा। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। 29 और 30 जो है कल्चरल और एजुकेशनल राइट, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की बात करता है। और आर्टिकल 32 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करता है कि यदि इन अधिकारों का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कोई भी व्यक्ति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में शरण ले सकता है। यदि हम मानव अधिकारों के इतिहास की बात करें, प्रैक्टिसेस ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया की मैं बात करता हूं, जब आप देखेंगे हमारे समाज में हमारा समाज जो विविधता की बात करता है उसमें अनेक प्रकार की कुरीतियां थी। समय के साथ साथ बहुत सी चीजों में परिवर्तन आया, समाज में अनेक प्रकार की बुराइयों के खिलाफ आंदोलन चले, और इसी कारण आप देखेंगे इन सब का कहीं ना कहीं पे जो संबंध था वो मानव अधिकारों से था। तो आपने देखा होगा कि 1829 में राजा राम मोहन राय जी के प्रयासों से जो सती प्रथा थी यहाँ पे उसकी समाप्ति हो गई। 1923 में जो
वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट था वो लागू हो गया। 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट आ गया। 1929 में चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेन एक्ट आ गया। 1933 में चिल्ड्रन प्लेजिंग ऑफ लेबर एक्ट आ गया। 1936 में पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट आ गया कि सबको काम की समान अधिकार मिलना चाहिए, समान पैसा मिलना चाहिए। 1946 में इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट आ गया। 1947 में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आ गया। 1948 में मिनिमम वेजेस एक्ट आ गया। 1950 में कास्ट डिसेबिलिटीज रिमूवल एक्ट आ गया, क्योंकि बहुत बड़ा इशू था समाज में, जो जाति है उसके आधार पे बहुत बड़ा भेदभाव हो रहा था, उसको वो भी संविधान निर्माताओं के ध्यान में चीज आई। 1955 में प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट आ गया। 1956 में सुप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग वुमेन एंड गर्ल्स एक्ट, ये महिलाओं को और बच्चियों को लेकर जो समाज की जो हे दृष्टि थी उसके पर्सपेक्टिव में आ गया। 1961 में मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आ गया। 1961 में ही डॉरी प्रोहिबिशन, दहेज प्रथा रोक दी जाए, वो वाला एक्ट आ गया। 1976 में इक्वल रेम्युनेशन एक्ट, जो इक्वल रेम्युनेशन एक्ट था कि समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, उस एक्ट की व्यवस्था हो गई। 1976 में ही बॉन्डेड लेबर एबोलिशन एक्ट आ गया। 1986 में ही एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आ गया, क्योंकि आज अधिकारों का मतलब सिर्फ मानव अधिकारों से नहीं है, आज पर्यावरण के अधिकार की बात हो रही है। आज आपका जो पर्यावरण है उसको किस तरह से सस्टेन किया जाए, उसको स्टेबल किया जाए, उसकी बात हो रही है। 1986 में द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट आ गया। 1986 में जुबिलियन जस्टिस एक्ट आ गया। हालांकि आज इस एक्ट के ऊपर बहुत बड़ा चिंतन करने की आवश्यकता है, लेकिन ये भी एक एक्ट आ गया। उसके बाद 1986 में आप देखते हैं कि इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोविजन एक्ट आ गया। 87 में कमीशन फॉर सती दोबारे से बन गया। 1989 में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए एक बहुत बड़ा एक्ट आ गया, क्योंकि उनके साथ भी बहुत ज्यादा भेदभाव होता। 1990 में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन आ गया। 1993 में जो भारत सरकार थी उसने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना कर दी। माइनॉरिटीज के लिए राइट्स आ गया, सफाई कर्मचारियों के लिए राइट आ गई, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए बन गया। 1993 में ही मेंटल हेल्थ एक्ट आ गया। देखिए किसी के साथ भी कुछ हो सकता है, लेकिन हम समाज में जो संवेदनाएं खत्म हो रही है एक बहुत बड़ा प्रश्न है, इसलिए मेंटल हेल्थ एक्ट आ गया। 1995 में द पर्सन विद डिसेबिलिटीज, जो अलग प्रकार के लोग हैं उनको समाज भी के साथ आगे बढ़े उनकी व्यवस्था के लिए गई। 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आ गया। 2010 में राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन आ गया। उससे देखेंगे आप समाज में कितनी जागरूकता उत्पन्न हुई। 2012 में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, आज आप देखेंगे बच्चों के साथ किस तरह की जातियां हो रही है, उनका किस तरह से सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, उसको लेकर राइट्स आ गया। 2013 में फूड सिक्योरिटी एक्ट आ गया। 2013 में द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, ये बहुत बड़ा एक्ट आ गया। और 219 में आप देखेंगे 2019 में जो ट्रिपल तलाक था, जो मुस्लिम महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा इशू था, वो सारा ट्रैक आ गया, सारा एक उसको अध्यादेश के जरिए और कानून के जरिए उसको समाप्त कर दिया गया। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे, इंटरनेशनल रेड क्रॉस की बात करें, या आप आज की डेट में देखेंगे कि जिस तरह से रसिया और यूक्रेन के बीच में चलाया था, जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वॉचेज एजेंसीज हैं वो भी कह रही है कि इसका बहुत बड़ा वायलेशन हो रहा है, और जो नरसंहार है उसको रोका जाए, और जो अनएथिकल मीन्स यूज किए जाए उनको कहीं ना कहीं पे रोका जाए। तो आज भी आप देखेंगे कि ये कहीं ना कहीं पे एक बहुत बड़ा इशू है। और इन सब के ऊपर जो एक बहुत बड़ी बात है, दैट इज यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों का अंतरराष्ट्रीय प्रपत्र। 10 दिसंबर 1948 को जो चीज आई उसके द्वारा यह माध्यम किया गया, और इसके जो 30 अनुच्छेद थे उनके द्वारा न केवल व्यक्तियों की स्वतंत्रता की बात की गई, बल्कि इस बात के ऊपर भी जोर दिया गया कि किस तरह से राष्ट्रों के बीच में एक सामंजस्य स्थापित किया जाए। और जो यूएचडीआर है ये कहता है कि दुनिया का जो प्रत्येक नागरिक है, आर्टिकल 13 उसका क्या बोलता है कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन को अचीव करने के लिए और अंतरराष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने के लिए, चाहे वो सामाजिक प्रकार की है, आर्थिक है, राजनीतिक है, कल्चरल है, जो किसी भी प्रकार की है, उनको मानवीय परिप्रेक्ष्य से देखा जाए, उनको ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं देखा जाए, उनको मानवीय परिप्रेक्ष्य के रूप में देखा जाए, और किसी भी व्यक्ति के साथ भाषा, धर्म, जाति और प्रांत या लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए। और ये भी कहा गया कि ये दायित्व है, एवरीवन हैज द राइट टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना विचार रखने का अधिकार है और एक्सप्रेशन कर सकता है। और जो फ्रीडम का अधिकार है वो क्या करता है कि आप अपना विचार रखिए, लेकिन आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए, दूसरे की कोई बात नहीं होनी चाहिए। रिसीविंग इन्फॉर्मेशन, आपने सूचनाएं लेना, वो भी एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं उस पर अधिकार आता है। तो कुल मिलाकर के जो 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स होती है, उसमें 30 अनुच्छेदों के द्वारा विभिन्न प्रकार से राज्यों के लिए और नागरिकों के लिए अनेक प्रकार के अंतरराष्ट्रीय कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको आप कह सकते हैं, वो एक व्यवस्था होती है, और उसके द्वारा अनेक प्रकार की चीजें लोगों को, राष्ट्रों को दी जाती है।
अब प्रश्न जो मेरा दूसरा था कि इश्यूज क्या हैं आज की डेट में, हम यदि ह्यूमन राइट्स के इश्यूज की बात करें तो आज की डेट में बहुत जो बड़े इश्यूज हैं, सबसे पहला जो इश्यू है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। आज आप देखेंगे जो सबसे बड़ी चुनौती है वो मानव ट्रैफिकिंग है। आज आप देखेंगे किस तरह से महिलाओं को, पुरुषों को, बच्चों को, उनके जो ट्रैफिकिंग हो रही है, और खासकर इसमें जिस तरह से ड्रग इंडस्ट्रीज के लोग इन्वॉल्व होते हैं, वो एक बहुत बड़ा उदाहरण है। दूसरा जो बिगेस्ट चैलेंज आज की डेट में ह्यूमन राइट्स के पर्सपेक्टिव में, दैट इज रिफ्यूजी क्राइसिस। आप देखेंगे जो ऑन रिकॉर्ड रिपोर्ट है, जो ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन रिपोर्ट 2019 में आई है, वो कहती है कि 132 मिलियन पीपल, आप मेरी फिगर सुनिए, 132 मिलियन पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये रिपोर्ट तब आई है जब आपका 2022 में जो यूक्रेन में सबसे बड़ा पलायन यूरोपियन हिस्ट्री में हुआ, वो नहीं है रशियन अटैक के बाद। रसिया का यूक्रेन में अटैक होता है, सिर्फ यूक्रेन से लोग नहीं भाग रहे हैं, बल्कि रसिया से भी बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो आप देखेंगे कि 132 मिलियन पीपल लोग जो है वो पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं पे ये जो मानव अधिकार है उनसे उनका उल्लंघन हो रहा है, और वो डिस्प्लेस्ड हो रहे हैं बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कहाँ, सूडान में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, यमन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सीरिया आपके सामने है, नाइजीरिया आपके सामने है, रसिया ने चेचनिया में जो किया, क्रीमिया में जो किया, वो बहुत बड़ा उदाहरण आपके सामने है, भारत पाकिस्तान में जो चीजें हुई वो बहुत बड़ा उदाहरण आपके सामने है, आपका सिया सुन्नी का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत बड़ा उदाहरण आपके सामने है, टेररिस्ट एक्टिविटीज, मिलिटेंट एक्टिविटीज ऑल ओवर दुनिया में चली, वो बहुत बड़ा इशू है, रोहिंग्या मुसलमान बहुत बड़ा इशू है, कोविड के दौरान पूरी दुनिया में जिस तरह से मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ वो बहुत बड़ा कहीं ना कहीं पे इशू है। और आप देखते हैं कोई भी युद्ध है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, वो समय के साथ समाप्त हो जाएगा, लेकिन जो डिस्प्लेस्ड पीपल होते हैं उनके समक्ष जो चुनौतियां होती है, राष्ट्र का जो पुनर्निर्धारण करना है, उसकी पुनर्स्थापना करनी है, वो एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आज आप देखिए रसिया और यूक्रेन के क्राइसिस में करोड़ों लोग पलायन कर चुके हैं। वो अपनी प्रॉपर्टी को, अपने घर परिवार को, अपनी संवेदनाओं को, जो पलायन करता है व्यक्ति, वो सिर्फ अपने साथ अपने को लेके जाता है। भाई पीछे छूट रहा है, बहन छूट रही है, बच्चे छूट रहे हैं। आपने तालिबान का जब टेक ओवर हुआ अफगानिस्तान में, तो आपने देखा होगा कि किस तरह से उन्होंने वहां पे कत्लेआम मचाया, किस तरह से लोग भाग रहे हैं, किस तरह से यूक्रेन से लोग भाग रहे हैं, किस तरह से रसिया से लोग भाग रहे हैं। एक जो इनसिक्योरिटी का, सुरक्षा का माहौल पूरी दुनिया में बना हुआ है कि कभी भी परमाणु, जिसको मैडनेस कहते हैं वॉर के लिए, वो जो पुतिन की स्टेटमेंट है कि मैं दुनिया को भी दिखा सकता हूं, वो कहीं ना कहीं पे पूरी दुनिया में मानव अधिकारों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं पे है। उसके बाद आप देखेंगे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बाद दूसरा इशू जो हमारा रिफ्यूजी क्राइसिस था, मैंने कहा कि डिस्प्लेसमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप देखेंगे युद्धों के कारण जो डिस्प्लेसमेंट होती है, आपका श्रीलंका में तमिल आपके सामने एग्जांपल है, बांग्लादेश में चकमा इशू आपके सामने, चकमा शरणार्थियों की प्रॉब्लम है, पाकिस्तान में बलूच की जो प्रॉब्लम है बहुत बड़ा इशू है, किस तरह से रोहिंग्या मुसलमान है, तिब्बतियन यहाँ पे रह रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा इशू है। और इस तरह से मैंने जैसे पहले भी एग्जांपल दिया कि सूडान में, यमन, सीरिया, नाइजीरिया, सोमालिया, और अभी लेटेस्ट उस श्रेणी में यूक्रेन आ जाता है। तो वॉर के कारण जो सभी प्रकार के ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, मुझे लगता है कि जो सबसे ज्यादा वायलेशन होता है दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द वॉर। इसलिए वॉर से बचने के लिए अनेक प्रकार की अंतरराष्ट्रीय संधियां हुई, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में किस तरह से संघर्षों के माध्यम से, चाहे अरब इजराइल की बात कर लो आप, चाहे मिडिल ईस्ट की बात कर लो आप, वो किस तरह से इस्लामिक जिहाद के नाम पे, टेररिज्म के नाम पे, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के नाम पे, नाजी एट्रोसिटी के नाम पे पूरी दुनिया में जो त्राहिमाम पहले भी मचा था और आज भी हो रहा है, कहीं ना कहीं भी एक बहुत बड़ा इशू है। आज जो एक अन्य इशू हमारा जो प्रेजेंट कंटेक्स्ट में आता है दैट इज वर्कर राइट। आज आप देखेंगे एक ऐसी मानवीय परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है जहां पे एक ही व्यक्ति को समान काम करने के बदले समान वेतन नहीं मिलता है। महिला और पुरुषों को जाति के आधार पे, महिला और पुरुषों के बीच में जो सेक्स है उसके आधार पे भेद हो रहा है, जाति धर्म भाषा के आधार पे भेद हो रहा है। आज मिनिमम बेसिस नहीं मिल रहे हैं। सो वर्कर राइट्स भी एक बहुत बड़ा इशू है। जो राइट टू फूड की बात आ रही है, राइट टू मिनिमम लाइवलीहुड की बात आ रही है, वो भी कहीं ना कहीं पे एक बहुत बड़ा इशू है। एक अन्य इशू जो है दैट इज जेंडर इक्वालिटी। आज हम जितने मर्जी बड़े बड़े दावे कर दें, वो समय चला गया जब शिव से पहले पार्वती का नाम आता था, लक्ष्मी जी का नाम पहले आता था, गौरी का नाम पहले आता था, राधा का नाम कृष्ण से पहले आता था। आज हम जितनी मर्जी बड़ी बड़ी बातें कर दे, लेकिन जेंडर इक्वालिटी के नाम पे, जो लिंग है उसके नाम पे जो समाज में भेदभाव हो रहा है, आज जो प्रैक्टिकल सोसाइटीज है, आज किस तरह से
हम महिलाओं के लिए दृष्टि है, हम किस तरह से छोटे बच्चों को देखते हैं। हम उस भारत में रह रहे हैं जो अपने आप को विश्व गुरु कहता है, हम उस भारत में रह रहे हैं जो कहता है कि हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया। ये कौन सा भारत है जहां पे 2 महीने की बेटी का रेप हो रहा है? ये कौन सा भारत है जहां पे आज ओल्ड एज होमों की व्यवस्था की गई है, जो वृद्धावस्था, आज बेटा बाप की सेवा करके राजी नहीं है, उसकी नजर सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर हो रही है। महिलाओं को, बुजुर्गों को, छोटे बच्चों को, उनको देखने के लिए कोई राजी नहीं है। तो जो जेंडर के नाम पे, जो लिंग है उसके आधार पे खासकर जो महिलाओं के साथ भेदभाव है, वो कहीं ना कहीं पे एक ग्रॉस वायलेशन है ह्यूमन राइट्स के पर्सपेक्टिव में। सो आवश्यकता क्या है कि हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी, हमें उनको सहयोगी बनाना पड़ेगा, हमें उनको जो पहिया है उस पहिए को, जिस तरह से एक कार्ट के 4 पहिए होते हैं और 4 पहियों के माध्यम से चलती है, तो उसका मुझे लगता है कि सबसे बड़ा पहिया है वो तो महिला है। तो उसके लिए भेदभाव नहीं, उसके लिए सम्मान हो, क्योंकि उसका जो सम्मान है वो राष्ट्र निर्माण के लिए, वो समाज निर्माण के लिए, वो मूल्यों के रूपांतरण के लिए एक बहुत बड़ा योगदान समाज के लिए महिला का रहता है। आज एक अन्य इशू एलजीबीटी, जो लेस्बियन है, गे है, बायसेक्सुअल है, ट्रांसजेंडर है, एक नई प्रकार के जिसको आप कह सकते हैं कि इनके लिए भी एक अधिकारों की बात हुई है। जो कम्युनिटी है, बिकॉज दैट इज अ डिफॉर्मिटी, किसी के लिए भी हो सकती है, कोई भी व्यक्ति इस डिफॉर्मिटी में आ सकता है। इसलिए जो एलजीबीटी राइट्स है उसको लेकर भी पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं पे आंदोलन चला हुआ है। आज आप देखेंगे ह्यूमन राइट और टेक्नोलॉजी, किस तरह से जो तकनीक है उसने ह्यूमन राइट्स का बहुत बड़ा वायलेशन किया है। पेट में ही पता लग रहा है कि बच्चा है, लड़का है, लड़की है, जेंडर डिसाइड हो रहा है। आज आपने इतनी तकनीक विकसित कर ली है, हम तकनीक के कारण आसमान तक पहुंच चुके हैं, लेकिन हमारी जो मानसिकता है वो इतनी खराब हो चुकी है। और इस ह्यूमन राइट्स को टेक्नोलॉजी ने, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, मेरा कहने का भाव ये है कि आज की डेट में कहीं ना कहीं पे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो चुका है। एक अन्य चीज जो आज की दृष्टि में देखी जाती है और राष्ट्रवाद है। और राष्ट्रवाद का मतलब आप अपने राष्ट्र के बारे में चिंता करते हैं, उसके बारे में आप अच्छा चाहेंगे, लेकिन जब आप अपने राष्ट्र का अच्छा चाहेंगे और दूसरे राष्ट्र को बुरा सोचेंगे तो कहीं ना कहीं पे समाज में, सभ्यताओं में टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। और इसी कारण से अनेक चीजें हुई है। ये जो रसिया और यूक्रेन में हो रहा है क्या है, बेसिकली रसिया को लगता है कि यूक्रेन इतना छोटा सा राष्ट्र जो है मुझे आंखें दिखा रहा है, मैं उसको नहीं मानूंगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कारण ही राष्ट्रवादी भावनाएं थी। जिस तरह से इटली और जर्मनी कहता है कि आर्यन रेस इज सुप्रीम, जर्मन पीपल, जर्मन लीडर, तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं पे जब आप अपने धर्म विशेष को, जाति विशेष को और राष्ट्र विशेष को अपना एक मतलब उसको ज्यादा अहमियत देते हैं और दूसरे के खिलाफ एक ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश करते हैं कि उसको नकारते हैं, तो कहीं ना कहीं पे सभ्यताओं में, समाज में और राष्ट्रों में कहीं ना कहीं पे आप जिसको कह सकते हैं कि एक टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म, यदि हम टेररिज्म की बात करें तो आज की डेट में जो टेररिज्म के नाम पे, आतंकवाद के नाम पे कितना ज्यादा, किसी को क्या पता है, कोई सब्जी खरीद रहा है, कोई दवाई ले रहा है, कहीं से बम आता है, गिर जाता है और मर जाते हैं लोग। ये जो आतंकवादी गतिविधियां, इन्होंने भी ह्यूमन राइट्स के ऊपर बहुत बड़ा एक इशू जो आज की डेट में आप जिसको आप कह सकते हैं। यदि मैं चैलेंजेस की बात करूं तो आप देखेंगे पॉवर्टी एंड ग्लोबल इनइक्वालिटी, आज गरीबी एक बहुत बड़ा चैलेंज है ह्यूमन राइट्स को लेकर के। और ग्लोबल इनइक्वालिटी, आज आप देखेंगे दुनिया के 10% संसाधन जो हैं वो 90% जो लोग हैं उनके लिए 10% लोगों के संसाधनों का यूज हो रहा है। 10% हैज बीन यूज्ड बाय द पीपल, जो 90% को कैटर करते हैं। तो जो पॉवर्टी और ग्लोबल इनइक्वालिटी एक बहुत बड़ा इशू है। डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव है समाज में, प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी प्रकार के भेदभाव का भोगी रहा है, वो बहुत बड़ा इशू है। आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस एक बहुत बड़ा इशू है आज की दुनिया में। बहुत ज्यादा आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट मतलब जो सैन्य संघर्ष चले हुए हैं। अब संघर्ष होगा, आप देखेंगे ये जो अभी वर्तमान युद्ध चला हुआ है, इस युद्ध के कारण कितनी ज्यादा अराजकता उत्पन्न हुई है, कितने ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, कितने ज्यादा लोग जो जीवित हैं वो मेडिकल फैसिलिटी के बिना मर रहे हैं। आप देखेंगे बेसमेंटों के ऊपर बम गिराए जा रहे हैं, सुपरसोनिक मिसाइल्स गिरा रही है। ये कहीं ना कहीं पे एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसको आप कह सकते हैं कि ये आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस पूरी दुनिया में किसी भी प्रकार की जो वायलेंस है वो कहीं ना कहीं पे एक बहुत बड़ा इशू है। आज आप देखेंगे जो अपना फार्मर प्रोटेस्ट था उसमें कितने लोगों की हत्याएं होगी, आपका जो हत्या या डेथ हुई उनकी, या आप को लेकर सिटीजनशिप एक्ट को देखेंगे किस तरह से हो गया, किस तरह से लोग पागल हो जाते हैं। जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट में क्या घटना हो रही है, पंजाब ने किस तरह से अपने आप को टेररिज्म से बाहर निकाला, या जब उस वक्त टेररिज्म था उन्होंने क्या क्या चीजें देखी, वो सारी चीजें हैं। देन नेशनलिज्म एंड ग्रोइंग अथॉरिटेरियनिज्म कि सर्वसत्तावाद और राष्ट्रवाद की मेरी जाति मेरा धर्म सुप्रीम है, उस कारण से कितना समाज में आप देख सकते हैं वैमनस्य उत्पन्न हो रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। माओवाद एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो नेक्सलिज्म है, और खासकर अर्बन जो नक्सलाइटों किस तरह से लोगों को मार रहे हैं। आप चल रहे हैं और नीचे से माइंस फट रही हैं,
किसी का अपहरण हो रहा है, हत्याएं हो रही है, डकैती हो रही है, रेप हो रहा है, ये कहीं ना कहीं पे बहुत बड़ी दिक्कत है। वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, पूरी दुनिया में अनेक प्रकार के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो भी एक बहुत बड़ा इशू है आज की डेट में। असाइलम फॉर रिफ्यूजीज, शरणार्थियों के लिए आज बहुत बड़ा इशू है। एक सूडान में मैं आपको घटना का जिक्र करूंगा कि एक फोटोग्राफर जो है वो किसी बच्चे का पिक्चर ले रहा होता है। मानवाधिकारों से देखिए कितना बड़ा वो मैसेज था कि वो पिक्चर ले रहा होता है और उस बच्चे को गिद्ध खा रही होती है, और जो फोटोग्राफर है वो उसको पुलिस पुरस्कार भी मिल जाता है, जो फोटोग्राफी का बहुत बड़ा पुरस्कार है। लेकिन बाद में वो आत्महत्या करता है फोटोग्राफर। उसको जब इस चीज की आत्मग्लानि होती है कि किस तरह से मैं इस बच्चे को बचाने की बजाय मैं उसका फोटो ले रहा था, आज समाज में ऐसी ही चीजें हो रही है, घिनौनी हरकतें हो रही है, दरिंदगी हो रही है, और हम सिर्फ वीडियो फिल्म बनाते अपलोड करते हैं, बाकी हम कुछ भी नहीं करते। तो ये चीजें कहीं ना कहीं पर जिसको मैं कह सकता हूं कि एक बहुत बड़ा इशू है। आज की डेट में जो अंत में मैं बात करूंगा, दैट इज कोविड एंड ह्यूमन राइट्स। आप देखेंगे जो कोविड की महामारी आई उसके दौरान मानव अधिकारों का बहुत उल्लंघन हुआ, रातों रात पलायन हुआ, लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हमें मेडिकल साइंस को ये बताते हुए कई वर्ष लगे कि छूने से किसी को बीमारी नहीं फैलती है, या फैलेगी उसका भी कोई पता नहीं है। किसी भी चीज के हम कंक्रीट पे नहीं आ पाए, और दुनिया का हर राष्ट्र सोच रहा था कि मैं अपने हिसाब से पता नहीं कितनी बड़ी पावर बन जाऊंगा। चाइना को लगा कि मेरे वहां जो वुहान लैब से सारी चीजें आई कि मेरे यहाँ से जब मैं इकोनॉमिक पावर बन जाऊंगा। अमेरिका को लगा मैं इकोनॉमिक पावर बन जाऊंगा। लेकिन आप देखेंगे इस कोविड के दौरान जो बाकी बीमारियां थी, जो मेडिकल फैसिलिटीज और लोगों को दी जाती थी, सिर्फ इसलिए व्यक्तियों को छूना और उनका ट्रीटमेंट बंद हो गया कि कोविड है, कोविड है, कोविड है। और इस कोविड ने एक बहुत बड़ा जो कुठाराघात है वो कहीं ना कहीं पे प्रश्न चिन्ह उत्पन्न कर दिया। यदि मैं आपको इसकी बात करूं कि यदि बिगेस्ट चैलेंज ऑफ ह्यूमन राइट्स की प्रेजेंट पर्सपेक्टिव में बात करूं, तो वो आज की डेट में सबसे बड़ा जो कारण है दैट इज वॉर एंड डिस्प्लेसमेंट कॉज ड्यू टू वॉर। आप देखेंगे पूरी दुनिया में, आप भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को ले लीजिए, पाकिस्तान और भारत का जब विभाजन होता है कितने लाखों लाख लोग मारे जाते हैं और कितने शरणार्थी होते हैं, आज भी बहुत बड़ा इशू है। बांग्लादेश में चकमा शरणार्थी की बहुत बड़ी इशू है। नेपाल का इशू आप देख सकते हैं। श्रीलंका में आप तमिल्स का इशू बहुत बड़ा आपके सामने इशू देख सकते हैं। सूडान, यमन, सीरिया, सोमालिया, नाइजीरिया, चिचनिया, क्रीमिया, और अब तालिबान, और अब प्रेजेंटली यूक्रेन। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, जो रिफ्यूजी इशू है, तिब्बतियन का इशू बहुत बड़ा है, रोहिंग्या का इशू बहुत बड़ा है। जो चाइना पूरी दुनिया को बड़ा ज्ञान देने की कोशिश करता है, वो रोहिंग्या को नहीं मान रहा है। म्यांमार जहां के वो लोग हैं उनको कोई नहीं मान रहा है। जो वो सोचते हैं कि भारत जो है वो एक शरणा स्थली हो चुकी है इस प्रकार के लोगों के लिए। लेकिन हमारी संस्कृति, हमारा सनातन, हमारा धर्म, हमारी परंपराएं ये इस चीज के लिए अलाउ करती हैं कि हमें ह्यूमन राइट के पर्सपेक्टिव में बहुत सी चीजों को देखना है। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूं कि मानवाधिकार एक ऐसी परिकल्पना है जो मनुष्य को इसलिए मिलते हैं कि वो मनुष्य है, मनुष्य होने के नाते मिलते हैं, और इनका बहुत बड़ा स्कोप है और इनका एक समयबद्ध विकास हुआ है। और आज की डेट में जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, रिफ्यूजी क्राइसिस है, ह्यूमन राइट्स की बात है, जेंडर इक्वालिटी है, एलजीबीटी राइट्स है, ह्यूमन राइट्स एंड टेक्नोलॉजी है, नेशनलिज्म है, ये बहुत बड़े इश्यूज हैं और चैलेंजेस है। और आज की डेट में जो ग्लोबल हंगर है, जो राइट टू फूड की बात हो रही है, वो कहीं ना कहीं पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मैं पुनः आयोजकों का धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो मेरी वार्तालाप आप तक पहुंचेगी वो कहीं ना कहीं पे मैंने अपनी स्थिति को जस्टिफाइड करने की कोशिश की है। एक बार पुनः अपने सदस्य सचिव महोदय सचिन निवालकर जी और डॉक्टर मुनीश मिश्रा जी का मुझे अपने विचार रखने के लिए और आप लोगों के साथ रूबरू होने के लिए मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। आपको सुनते हुए एक बार पुनः शिमला एचआरडीसी की बहुत सारी स्मृतियां हम लोगों की ताजा हो गई कि जितनी ऊर्जा और निष्ठा के साथ आप किसी विषय पे काम करते हैं, निश्चित तौर पे जो हमारे साथी और जो शोधार्थी अध्ययन अध्यापन से जुड़े हुए भाई जो भी इस व्याख्यान को सुनेंगे वो निश्चित तौर पे एक चीज तो सीख सकते हैं कि किसी विषय पे काम करने के लिए ऊर्जा की बहुत आवश्यकता होती है, और वो ऊर्जा कहीं और से नहीं, आपकी मेहनत, आपके समर्पण और आपकी निष्ठा से आती है। और मानवाधिकार को लेकर तमाम समसामयिक विषयों को जोड़ते हुए, उनका उदाहरण देते हुए आपने इस विषय को बहुत ही सरल तरीके से हमारे जो श्रोता हैं उनके लिए आपने उनकी विवेचना की। मैं एक बार पुनः अकादमी की तरफ से आपके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आपने हमारा ये अनुरोध स्वीकार किया और आज का यह व्याख्यान मानवाधिकार मुद्दे और चुनौतियों विषय पर केंद्रित रखते हुए आपने प्रस्तुत किया। मैं आपकी अनुमति से अब इस व्याख्यान के समाप्ति की घोषणा करता हूं। धन्यवाद मनीष जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।